मई दिन शुक्रवार। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी के लिए पहुंची टीम, लेकिन मस्जिद को लेकर हंगामा क्यों? दिल्ली के बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर बवाल, पर क्या नियमों के तहत हुई गिरफ्तारी? जब भी कोई पुलिस जाती है तो वो लोकल पुलिस को सूचित करती और उसको गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद वो लोकल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, ट्रांजिट रिमांड देती है। और विवेचना में आज बात दो देशों का राष्ट्रगान लिखने वाले कवि रविंद्रनाथ टैगोर के रचना संसार की। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে। लेकिन सबसे पहले बाकी समाचार। बीबीसी समाचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं आता है। कोर्ट की यह टिप्पणी एक अपील पर आई है जिसमें बदायूं के रहने वाले इरफान नाम के याचिकाकर्ता ने नूरी मस्जिद पर लाउडस्पीकर से अजान करने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि हालांकि अजान इस्लाम का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर का मस्जिद में इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। WHO ने कहा है कि भारत में कोरोना के 47 लाख लोगों की मौत हुई है। ये संख्या आधिकारिक आंकड़ों से करीब 10 गुना ज्यादा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आंकड़ों के आधार पर ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि भारत सरकार ने WHO के इस दावे पर सवाल उठाए हैं। WHO का आकलन है कि कोरोना महामारी के कारण अभी तक दुनिया में करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा 2 साल में कोविड के कारण हुई मौतों की तुलना में 13% ज्यादा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस परिसीमन आयोग का मकसद जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बहुल आबादी को कमजोर करना और उन्हें मताधिकार से वंचित करना है। गुरुवार को परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने बताया था कि जम्मू और कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें और 5 संसदीय सीटें होंगी। संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन के मारियोपोल शहर से ज्यादा नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस ने हाल के दिनों में बंदरगाह शहर से लगभग 500 नागरिकों को सुरक्षित निकालने में कामयाबी हासिल की है। इस्राएल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने विदेश मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए माफी मांगी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इतालवी टेलीविजन चैनल के साथ बातचीत में कहा था कि नाजियों के नेता हिटलर की रगों में यहूदियों का खून बहता था। लावरोव के इस बयान पर इस्राएल की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैरी जें पियर को नई प्रमुख प्रवक्ता के रूप में नामित किया है। यह पहला मौका है जब किसी काले व्यक्ति को इस पद के लिए नामित किया गया है। साथ ही वो पहली ऐसी शख्स हैं जो घोषित तौर पर समलैंगिक हैं। बाइडेन प्रशासन की प्रमुख उप प्रेस सचिव के रूप में काम कर चुकी कैरीन निवर्तमान प्रेस सचिव जेन साकी की जगह लेंगी। बुर्किना फासो में हुए चरमपंथी हमलों में 7 सैनिकों और 4 नागरिकों की मौत हो गई है। सेना ने कहा कि हमले के बाद एक सैन्य अभियान के दौरान उन्हें 20 संदिग्ध हमलावरों के शव मिले। सेना ने हमलावरों की पहचान चरमपंथियों के रूप में की है। बुर्किना फासो में सेना चरमपंथी शब्द का इस्तेमाल अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट समूहों से जुड़े समूह के लिए करती है जो 2015 से उत्तरी बुर्किना फासो में सक्रिय हैं। और कोरोना संक्रमण के बीच चीन के हांगझोउ शहर में होने वाले एशियन गेम्स को स्थगित कर दिया गया है। एशिया के ओलंपिक काउंसिल के डायरेक्टर जनरल ने यह ऐलान किया कि 19वें एशियन गेम्स अनिश्चितकाल के लिए टाल दिए गए हैं। ये खेल इस साल 10 से 15 सितंबर के बीच होने थे। नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। चीन पिछले कुछ समय से जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर सख्त है। ये थे अब तक के बीबीसी समाचार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा का डिजिटल कार्यक्रम दिन भर। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और स्टूडियो संभाल रहे हैं राजेश चौहान। स्वागत और अभिनंदन फेसबुक और यूट्यूब पर हमें सुन रहे समस्त श्रोताओं का। सबसे पहले बात बनारस की कर लेते हैं। वाराणसी
वाराणसी में कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी और निरीक्षण अब होने जा रहा है। अब इसकी अगर इतिहास की बात की जाए तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है उसे 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनवाया था और इसके लिए उन्होंने यहाँ पहले से मौजूद विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया था। लेकिन इस मान्यता को तथ्य के आधार पर मानने से कई इतिहासकार इनकार करते हैं। जहां तक बात विश्वनाथ मंदिर का है तो इसका श्रेय, निर्माण का श्रेय अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल को दिया जाता है, जिन्होंने साल 1585 में अकबर के आदेश पर दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से इसे बनवाया था। वहीं ज्ञानव्यापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं कि आमतौर पर यही माना जाता है कि मस्जिद और मंदिर दोनों ही अकबर ने साल 1585 के आसपास नए मजहब दीन-ए इलाही के तहत बनाए थे, लेकिन इसके दस्तावेजी साक्ष्य बहुत बात के हैं। यानी अगर आप देखें तो मस्जिद अकबर के ज़माने में दीन-ए इलाही के दर्शन के तहत बनाई गई या नहीं, या औरंगज़ेब के ज़माने में इसको लेकर बनाई गया, जानकारों में काफ़ी मतभेद है। समझने की कोशिश करते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है और क्यों ये मसला साल 1991 से लेकर अब तक चर्चा में है। क्या है ये पूरा मसला और देश में आज ये चर्चा का विषय क्यों बना? ज्ञानव्यापी मस्जिद के प्लॉट 9130 में निरीक्षण और वीडियोग्राफी करने का इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता अनंत जनाने। वो इस समय बनारस पहुंचे हुए हैं, वाराणसी पहुंचे हुए हैं, जहां से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। अनंत, स्वागत है आपका दिन भर में। पहले ये बताइए कि पूरा का पूरा मसला है कि आज सुना कि कुछ टीम वहां पहुंची थी और उसको लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ, अंदर नहीं जाने दिया गया। जी, आज जो एडवोकेट कमिश्नर जो लोकल कोर्ट ने अपॉइंट किया था वो वहाँ ज्ञानव्यापी मस्जिद के पास में पहुंचे और वहाँ से गेट नंबर 4 से उन्होंने की। उनके साथ दोनों पक्षों के वकील भी थे और जो 5 महिलाएं जिन्होंने ये एप्लीकेशन दी है कि उनको जो गौरी श्रृंगार देवी है उनकी पूजा करने की, उनका दर्शन करने की और वहाँ भोग चढ़ाने की अनुमति मिले, वो महिलाएं भी वहाँ पर मौजूद थी। और अभी ये जानकारी आई है कि वहाँ से सब निकल चुके हैं और कल फिर 3 बजे फिर इसका निरीक्षण जो है वो फिर होगा। दरअसल ये पूरा जो मामला है ये इन महिलाओं की पिटिशन से ओरिजिनेट हुआ है, जहाँ पे इन महिलाओं ने वहाँ पे दर्शन करने की और पूजा करने की अनुमति मांगी और फिर बाद में कहा कि कोर्ट एक एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट करे जो वहाँ जाके इसका सत्यापन कर सके कि ये जो देवी देवता हैं ये वहाँ पे मौजूद है कि नहीं। लेकिन जो दूसरे पक्ष जो है ज्ञानव्यापी मस्जिद के पक्षकार जो हैं इसके अंदर, वो इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जिस प्लॉट संख्या पे ये पूरा मामला है उस पे वो कहते हैं कि इसमें मस्जिद में घुसने की इजाजत नहीं है। आज भी वहां पर जो एडवोकेट कमिश्नर गए थे और उनके साथ वकील गए थे वो मस्जिद के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी बयान कुछ आए हैं उनके वकीलों की तरफ से कि उन्हें जो मस्जिद के वकील हैं उनकी तरफ से विरोध सहना पड़ा। तो उसकी उन्होंने जानकारी जिला प्रशासन को और स्थानीय पुलिस को भी दी है। तो अब ये देखना होगा कि कल जब फिर से 3 बजे ये निरीक्षण जो है वो रिज्यूम होता है तो उसमें इनको अंदर जाने दिया जाता है नहीं दिया जाता है। लेकिन ये जो मामला है ये इन 5 महिलाओं की याचिका से ओरिजिनेट करता है। इसको बाद में हाईकोर्ट में भी मस्जिद के वकीलों ने चुनौती दी थी और उसको, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये जो निरीक्षण है ये होना चाहिए, इसमें कोई रोक नहीं लग सकती है। और एक मेरा सवाल ये बताइए कि जो सर्वे शब्द का इस्तेमाल काफ़ी पहले किया जा रहा था लेकिन अब उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ऐसा क्यों है? क्या वाकई में वहाँ पर होने क्या जा रहा है? किस तरीके की निरीक्षण होगा? कुछ जानकारी मिल पाई? जी, जो कोर्ट की भाषा है, कोर्ट की भाषा में सर्वे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कोर्ट के जो हाईकोर्ट के ऑर्डर में भी है उसको एक निरीक्षण बताया गया है, उसको एक इंस्पेक्शन बताया गया है। और आज जब जगह जगह मीडिया में इस तरीके की बात आने लगी कि ये सर्वे है, तो जो मुस्लिम जो मस्जिद के पक्ष के वकील हैं उन्होंने इस बात को ऑब्जेक्ट किया कि सर्वे तब होता है जब किसी चीज की नपाई होती है और वो टेक्निकल एक एक्टिविटी होती है। और ये एक्सरसाइज जो आज हो रही थी वहाँ पे, उसमें सिर्फ वहाँ पे जाकर एक तरीके से मतलब जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उसे सत्यापित करने का काम हो रहा था, ना कि किसी नपाई का काम। तो इसको लेके एक ऑब्जेक्शन आया था और अब इसे एक निरीक्षण का दर्जा ही दिया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे अनंत जनाने, वाराणसी से बता रहे थे ज्ञानव्यापी मस्जिद का पूरा ये मामला है क्या।
और अब जरा रुक कर लेते हैं आज दिल्ली में क्या कुछ हुआ। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी हुई और एक हाई वोल्टेज कह सकते हैं एक पूरा का पूरा ये मामला रहा। पहले पंजाब पुलिस ने उन्हें उनके दिल्ली वाले घर से गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस बग्गा को उनकी गिरफ्तारी के बाद पंजाब ला रही थी, लेकिन रास्ते में हरियाणा पुलिस ने बग्गा को रोक लिया और कुरुक्षेत्र में उन्हें रोका गया। दिल्ली पुलिस बाद में वापस उन्हें कुरुक्षेत्र से लेकर आ गई। ये पूरा का पूरा जो मामला रहा, इसमें काफ़ी गहमा गहमी रही और इस बीच बग्गा के जो तेजिंदर सिंह बग्गा के जो पिता थे प्रीतपाल सिंह बग्गा, उन्होंने अपने बेटे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और बताया कि किस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बैठा, बातचीत करते करते अचानक बाहर का दरवाजा खोल के धड़धड़ाते हुए लगभग 10 से 15 के बीच होंगे अंदर कमरे में घुसा है और उसको खींच के ले जाने लगे। जब उसने कहा कि आप मेरे को कम से कम सर पे कपड़ा बांध लेने दो, तो उन्होंने नहीं सी और उसको जैसे। ये थे तेजिंदर सिंह बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा। और उस बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी अपने ट्वीट में कहा कि तेजिंदर सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस के 50 जवान घर से गिरफ्तार करके ले गए। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस मामले में कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन गिरफ्तारी हुई की मामला है क्या? मेरे साथ इस टाइम स्टूडियो में बीबीसी पंजाबी के संवाददाता दिलीप सिंह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। दिलीप, क्या है पूरा मामला? गिरफ्तारी हुई क्यों और क्या इस तरह से होनी चाहिए? देखिए, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की जो एक्टिविटीज़ पहले रही हैं सब लोग जानते हैं। बहुत ही मुखर तौर पर वो कई तरह के मुद्दों पर सामने आते हैं। कश्मीर फाइल्स फिल्म आई, उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुटकी लेते हुए विधानसभा में कुछ बातें कहीं। उसके बाद इन्होंने ट्वीट किया, कुछ बयानबाजी की केजरीवाल के खिलाफ। उसके खिलाफ मोहाली में एक आम आदमी पार्टी के नेता हैं सन्नी आलूवालिया, उन्होंने भड़काऊ बयानबाजी को लेकर के वहां पर मामला दर्ज करवाया बग्गा के खिलाफ। 1 अप्रैल को ये मामला दर्ज होता है। उसी के बारे में पंजाब पुलिस ये कहती है कि 5 बार नोटिस सर्व किया गया बग्गा को ताकि वो आकर पेश हों, लेकिन वो पेश नहीं हुए, ऐसा पुलिस का कहना है। तो अंततः उनको गिरफ्तार करने पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंची। दिल्ली से गिरफ्तार करके लेकर के उनको जाया जा रहा था पंजाब। रास्ते में कुरुक्षेत्र में रोक लिया गया। पीछे से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता ने ये कहकर मामला दर्ज करवा दिया दिल्ली पुलिस में कि मेरे बेटे को किडनैप करके पंजाब पुलिस ले गई है। तो किडनैप करके ले गई पुलिस। उसी मामले को देखते हुए दिल्ली पुलिस पीछे से पहुंची कुरुक्षेत्र और बग्गा को उठाकर दिल्ली लेकर आ गई है। ये मामला यहाँ तक चल रहा है। हाईकोर्ट भी पहुंचा मामला? जी, मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा क्योंकि पंजाब पुलिस अब तो उनको लेकर आ चुकी थी कुरुक्षेत्र तक, उनको वापस जाने नहीं देना चाहती। तो हाईकोर्ट में ये कहा गया कि उनको हरियाणा में ही रखा जाए बग्गा को, उनको दिल्ली ना ले जाया जाने दिया जाए। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में देर हुई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ये कहा कि आपकी ये जो याचिका है इसको हम कल भी सुनेंगे, लेकिन अभी के लिए इस पर कुछ नहीं हो सकता। यानी कि दिल्ली पुलिस बग्गा को दिल्ली लेकर आ चुकी है। बहुत शुक्रिया। दिलीप सिंह हमारे साथ थे, बीबीसी पंजाबी के संवाददाता, और इस खबर पर पूरी नजर रखे हुए थे। लेकिन क्या गिरफ्तारी नियमों के तहत हुई? ये जानकारी हासिल करने के लिए दिलनवाज पाशा बीबीसी संवाददाता हैं। उन्होंने बात की पूर्व आईपीएस अधिकारी और यूपी के पूर्व डीजीपी विभूति नारायण राय से। देखिए, एस्टैब्लिश प्रोसीजर ये है कि जब भी कोई किसी पुलिस स्टेशन की पुलिस जाती है तो वो लोकल पुलिस स्टेशन जहाँ पर कि वो व्यक्ति रह रहा है उसको सूचित करती है और उसको सूचना दे करके रेड करती है, सर्च करती है या गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद वो लोकल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, ट्रांजिट रिमांड देती है। बिना ट्रांजिट रिमांड के वो नहीं जाता है। तो इस मामले में तो मुझे नहीं लगता कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया या दिल्ली पुलिस को बताया गया कि हम इस तरह से रेड करने आ रहे हैं और वो लेके चल दिए। इत्तेफाक से रास्ते में एक दूसरा राज्य पड़ गया जहाँ पर कि उनका शासन नहीं है, वहाँ बीजेपी का शासन है, लिहाजा उन्होंने रोक लिया। तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इससे परहेज नहीं कर रही और ये कर रहे हैं। तो जो भारत की पुलिस व्यवस्था है और जो संघीय व्यवस्था है उसके तहत जो पुलिस काम करती है, एक दूसरे राज्यों के साथ कोऑपरेट भी करती है पुलिस, तो इस तरीके के घटनाक्रम से क्या पुलिस का जो वो सहयोग होता है उस पर सवाल उठेंगे, वो जेओपार्डाइज होगा? देखिए, ये जो कानून व्यवस्था ये राज्य का विषय है। पुलिस किसी भी राज्य की अपने यहाँ अगर कोई वांछित है और वो किसी दूसरे राज्य में छिपा हुआ है
तो उसको गिरफ्तार करने के लिए जा सकती है, ये तो एक स्वाभाविक चीज है। अगर पंजाब पुलिस का कहना है कि भाई हमने दिल्ली पुलिस को इत्तला दी थी और वो हमारा वांछित अभियुक्त है और हमने उसको गिरफ्तार किया, तो क्या दिल्ली पुलिस के पास ये अधिकार रहता है कि वो ऐसे मामले में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर ले जैसे इस मामले में किया गया? नहीं, यहाँ तो मुझे लग रहा पंजाब पुलिस ने ज्यादती की है। मुझे इसमें कतई यकीन नहीं है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को बताया होगा। यहाँ सीधा सीधा पंजाब पुलिस की गलती दिखाई दे रही है, और अगर उनके खिलाफ अपहरण का मुकदमा कायम हुआ तो सही है। पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से हो रहा है। बीजेपी ने अभी थोड़ी देर पहले किया था, जब मेवाड़ी को गिरफ्तार कराया था आसाम पुलिस से, तो इसने गुजरात में जाके गिरफ्तार किया, और अब ये पंजाब पुलिस ने किया है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे, पंजाब में आपकी सरकार है, आसाम और गुजरात में बीजेपी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विभूति नारायण राय से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा। और आज है शुक्रवार और अब विवेचना। ऐसे बहुत कम लोग देखने में आते हैं जो कवि भी हों, लेखक भी हों, दार्शनिक भी हों और चित्रकार भी हों, और नृत्य में भी जिनकी दिलचस्पी हो। रविंद्रनाथ टैगोर इन्हीं लोगों में से एक थे। टैगोर की 161वीं जयंती पर उनके जीवन के अलग अलग पक्षों पर रोशनी डाल रहे हैं रेहान फजल। दुनिया में रविंद्रनाथ टैगोर अकेले कवि हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार शोनार बांग्लादेश। श्रीलंका के राष्ट्रगान पर भी उनकी छाप दिखाई देती है। वैसे श्रीलंका के राष्ट्रगान को 1939-40 में आनंद समाराकून ने तब लिखा था जब वो विश्व भारती में टैगोर के शिष्य थे। जनगण मन की रचना 1911 में हुई थी और इसे पहली बार उसी साल कांग्रेस के 27वें सत्र में गाया गया था। नित्यप्रिय घोष अपनी किताब रविन्द्रनाथ टैगोर अ पिक्टोरियल बायोग्राफी में लिखते हैं, रविन्द्रनाथ के एक मित्र ने उनसे सम्राट जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार के मौके पर उनके सम्मान में एक गीत लिखने का आग्रह किया था। उस आग्रह को ठुकराते हुए टैगोर ने किसी अंग्रेज राजा नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों के हृदय पर राज करने वाली शक्ति के सम्मान में ये गीत लिखा था। एंग्लो इंडियन प्रेस की पैदा की हुई इस अफवाह की उम्र काफी लंबी निकली कि ये गीत सम्राट जॉर्ज पंचम का स्वागत गीत है। अंग्रेज कवित्री एजरा पाउंड ने अपने पिता को लिखे पत्र में इस बात की हंसी भी उड़ाई थी कि W.B. यीट्स ने इस अफवाह को सही मान लिया था। आज भी जब तब लोग टैगोर के देश प्रेम पर सवाल उठाने के लिए इस कथित स्वागत गीत का उल्लेख कर देते हैं। 7 मई 1861 को जब रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ तो कलकत्ता में न तो बिजली थी, न पेट्रोल, न भूमिगत सीवेज व्यवस्था और न ही पीने के पानी के नल। उनके जन्म से 4 साल पहले ही इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र के जरिए भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया था। उनके पूर्वज मूलतः जैसोर के थे जो कि अब बांग्लादेश में है। आसपास के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें ठाकुर कहकर पुकारते थे। यही ठाकुर अंग्रेजी भाषा में बाद में टैगोर हो गया। टैगोर की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। 17 साल की उम्र में वो कानून की शिक्षा लेने ब्रिटेन गए, लेकिन डिग्री लिए बगैर ही भारत वापस लौट आए। 20 वर्ष की आयु तक रविंद्र की ख्याति चारों ओर फैलने लगी थी। टैगोर अपनी आत्मकथा जीवन स्मृति में लिखते हैं, जब रमेश चंद्र दत्त की सबसे बड़ी लड़की के विवाह समारोह में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पहुंचे तो रमेश चंद्र ने उन्हें आगे बढ़कर माला पहना दी। उसी समय मैं भी वहां पहुंच गया। बंकिम चंद्र ने वो माला तुरंत अपने गले से निकाली और मेरे गले में ये कहते हुए पहना दी कि मैं इसका ज्यादा हकदार हूँ। फिर उन्होंने रमेश दत्त से पूछा कि उन्होंने मेरी किताब सांध्य संगीत पढ़ी है या नहीं। जब दत्त ने कहा नहीं तो बंकिम चंद्र ने उसकी तारीफ के पुल बांध दिए। मेरे लिए इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता था। रविंद्रनाथ ने वर्ष 1907 से 1910 के बीच गीतांजलि की कविताएं लिखी। सियालदा में पद्मा नदी के तट पर उन्होंने गीतांजलि की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। जब वो 27 मई 1912 को इंग्लैंड के लिए समुद्री जहाज से रवाना हुए तो अपने साथ अपनी कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद भी ले गए। रविंद्रनाथ अपनी आत्मकथा माई लाइफ इन माई वर्ड्स में लिखते हैं, लंदन पहुंचकर मैंने ये कविताएं अंग्रेज चित्रकार विलियम रोथेनस्टीन को दे दी, जिनसे मैं 1911 में कलकत्ता में मिल चुका था।
रोथेनस्टीन ने वो कविताएं पढ़ने के लिए मशहूर कवि W.B. यीट्स को दे दी। यीट्स ने एक शाम वो कविताएं अपने जानने वाले कवियों के बीच पढ़ी। उन लोगों ने कविताओं के इस संकलन को इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा छपवाने का फैसला किया। यीट्स ने इन कविताओं का प्राकथन लिखा। इस तरह 1912 में गीतांजलि का सबसे पहले लंदन में प्रकाशन हुआ। नोबेल पुरस्कार पाने की खबर मुझे 14 नवंबर 1913 को शांति निकेतन में मिली। सरोजिनी नायडू ने टैगोर जन्मशती 1961 में प्रकाशित स्मारिका में लिखा, जब गीतांजलि प्रकाशित हुई उस समय मैं संयोग से इंग्लैंड में ही थी। वहाँ जब महान आयरिश कवि विलियम बटलर यीस्ट ने गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा तो वो जैसे पागल हो गए, बिल्कुल पागल। जब 1913 में बहुत सुंदर सी दाढ़ी, लंबे लच्छेदार बालों और लंबे चोबे में टैगोर इंग्लैंड आए तो ठंडे पड़े पूरे इंग्लैंड में उनके गीतों के सूर्य से जैसे जान आ गई। मैंने एक दृश्य ऐसा भी देखा कि एक बस में एक तरफ बैठी 5 बुजुर्ग महिलाओं के हाथों में गीतांजलि थी और वो उसे पढ़ रही थीं। रॉयटर्स ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार का समाचार प्रकाशित किया था और कलकत्ता के एक अखबार एम्पायर ने इसे 14 नवंबर 1913 को प्रकाशित किया। उस समाचार से पूरे भारत में प्रसन्नता की लहर फैल गई और बंगालियों के बीच तो उत्सव जैसा माहौल बन गया। कलकत्ता के ही एक दूसरे अखबार इंडियन डेली न्यूज ने इस बारे में एक रोचक बात लिखी। टैगोर को साहित्य का नोबेल मिलने के बाद ये कहा जा सकता है कि उनका किसी विश्वविद्यालय से संबंध नहीं रहा है और वो लॉर्ड मैकॉले और ब्रिटिश सरकार की शिक्षा व्यवस्था की उपज नहीं है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में फायरिंग का आदेश दिया। इस फायरिंग में आधिकारिक तौर पर 379 लोग मारे गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने वायसराय चेम्सफोर्ड को पत्र लिखकर उन्हें ब्रिटिश सम्राट द्वारा 1915 में दी गई नाइट की उपाधि छोड़ने की घोषणा की। चेम्सफोर्ड की समझ में ही नहीं आया कि वो इस घोषणा से कैसे निपटें। भारत में ब्रिटिश प्रेस ने टैगोर के इस प्रस्ताव को सम्राट का अपमान मानते हुए उग्र प्रतिक्रिया दी, जबकि भाषाई अखबारों का रवैया भी उनके प्रति बहुत सम्मानजनक नहीं था। नृत्य प्रिय घोष लिखते हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी उस वर्ष हुए अधिवेशन में टैगोर की नाइटहुड वापसी की पेशकश पर ध्यान नहीं दिया। अधिवेशन में न तो इस बात पर चर्चा हुई और न ही प्रस्ताव लाया गया। इसके कुछ वर्ष बाद गांधी ने अपने अखबार यंग इंडिया में द पोएट एंड द चरखा लेख में टैगोर को सर रविंद्रनाथ टैगोर लिखा। बाद में टैगोर ने द मॉडर्न रिव्यू को खुला पत्र लिखकर कहा वो नाइटहुड की कद्र करते हैं, इसलिए उन्होंने इसे लौटाने की बात तब कही थी जब नेता पर्याप्त विरोध जाहिर कर पाने में अपनी असमर्थता जता रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके किसी भी संस्करण में उनके लिए बाबू या श्रीयुत या सर या डॉक्टर और यहाँ तक कि साहब भी लिखा जाए। टैगोर ईश्वर के रूप में देश की पूजा किए जाने के सख्त आलोचक थे। वो आधुनिक राष्ट्रों द्वारा किए गए अपराधों से भी काफी क्षुब्ध थे, लेकिन इसके बावजूद उस धरती के प्रति उनका प्यार किसी से कम नहीं था जहां वो पैदा हुए थे। उन्होंने देशभक्ति और राष्ट्रवाद के बीच स्पष्ट भेद किया था। उन्होंने अपने देश से प्रेम करने की बात जरूर कही थी, लेकिन किसी दूसरे देश को शत्रु मानते हुए नहीं। पहले विश्व युद्ध ने टैगोर को दृढ़ता से आक्रामक राष्ट्रवाद के खिलाफ खड़ा कर दिया था और इस विषय पर उनके भाषणों ने अमेरिका, इटली और हंगरी में उनके मित्रों को भी उनका शत्रु बना दिया था। वो उपनिवेशवाद के हमेशा विरोधी रहे। ऐसे समय जब उनके बहुत से साथी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, टैगोर दिमाग की आजादी की बात कर रहे थे। जादवपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सुप्रिया चौधरी कहती हैं, टैगोर दिखाना चाहते थे कि राजनीतिक आजादी का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक लोग मानसिक गुलामी से अपने आप को आजाद नहीं कर लेते। टैगोर की एक कविता शायद पूरे भारत के स्कूलों के पाठ्यक्रम में है। मन जहाँ डर से परे है और सिर जहाँ ऊंचा है, ज्ञान जहाँ मुक्त है और जहाँ दुनिया को संकीर्ण घरेलू दीवारों से छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा गया है। 1901 में लिखी इस कविता का अंत देश की आजादी के आह्वान से होता है। भारत को आजादी टैगोर के देहावसान के 6 साल बाद मिली। टैगोर के एक और गीत ने पूरे भारत का ध्यान खींचा।
যদি তোর ডাক শুনেও কেউ না আসে তুমি একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো একলা চলো একলা चलो একলা चलो रे। वर्ष 1924 में रविंद्रनाथ टैगोर अर्जेंटीना गए, जहां वो 2 महीनों तक विक्टोरिया ओकैम्पो के मेहमान बनकर रहे। उन्होंने अपने एक मित्र के यहाँ उनके रुकने का इंतजाम करवाया। इस दौरान टैगोर ने 22 कविताएं लिखी। ये थोड़ी असामान्य सी बात थी। टैगोर ने एक बार अजीत चक्रवर्ती से कहा था कि जब भी वो पश्चिमी परिधान पहनते हैं सरस्वती उनका साथ छोड़ जाती है। वो विदेशी कपड़ों में अपनी मातृभाषा में नहीं लिख पाते। ओकैम्पो टैगोर के साथ संबंधों के कई स्तरों से होकर गुजरी। बाद में उन्होंने अपनी किताब टैगोर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर प्लेट में लिखा। थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने युवा जानवर को पालतू बना लिया, कभी उग्र तो कभी एकदम शांत, उनके दरवाजे के बाहर किसी कुत्ते की तरह जो कभी सोता भी नहीं था। टैगोर ने ओकैम्पो को लिखे पत्र में उनकी मेजबानी के लिए कम आभार प्रदर्शित करने की व्याख्या करते हुए लिखा, मेरा बाजार भाव ऊंचा हो गया है और मेरा निजी मूल्य पीछे रह गया है। इस निजी मूल्य को पाने की तीव्र इच्छा मेरा पीछा करती आई है। इसे केवल किसी स्त्री के प्रेम से पाया जा सकता है और मैं काफी समय से ये उम्मीद लगाए हूँ कि मैं ये पाने योग्य हूँ। नित्य प्रिय घोष लिखते हैं, कवि के आराम और सुविधाओं का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाली ओकैम्पो ने कवि के केबिन में एक सोफा रखवाने के लिए उस जहाज के कप्तान को केबिन का दरवाजा हटाने के लिए मना लिया था जिससे वो अर्जेंटीना से यूरोप आने वाले थे। इस सोफे को बाद में शांति निकेतन लाया गया और कवि इसका इस्तेमाल अपने आखिरी दिनों तक करते रहे। टैगोर और गांधी एक ही दशक में पैदा हुए थे। टैगोर 1861 में और गांधी 1869 में। टैगोर ने ही गांधी को महात्मा का नाम दिया था। गांधी भी टैगोर को हमेशा गुरुदेव कहकर पुकारते थे। कई मुद्दों पर मतभेद होने के बावजूद दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। टैगोर ने 1921 में गांधी की खिलाफत रणनीति की कड़े शब्दों में निंदा की थी। टैगोर ने गांधी की उस बात का भी मजाक उड़ाया कि अगर देश में सभी लोग चरखे पर सूत काटना शुरू कर दें तो वो साल भर में देश में स्वराज स्थापित कर देंगे। एक बार जब गांधी ने बिहार में आए भूकंप को छुआछूत के पापियों को ईश्वरीय दंड की संज्ञा दी थी तो टैगोर ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर कहा था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि गांधी किसी प्राकृतिक आपदा को ईश्वरीय अप्रसन्नता की अभिव्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, खासकर उस समय जब भारतीयों का बहुत बड़ा हिस्सा उनकी बात को बिना सवाल स्वीकार कर लेता है। केवल अपनी दैनिक जीवन शैली में ही नहीं, अपने सामाजिक और राजनीतिक विश्वासों में भी गांधी और टैगोर 2 अलग-अलग ध्रुव थे। लेकिन फिर भी गांधी ने टैगोर की बातों को श्रद्धापूर्वक सुनना कभी नहीं छोड़ा। दोनों के बीच अंतर बढ़ते रहे क्योंकि टैगोर विश्व भारती और देश की सीमाओं से आगे जाने वाले मानवतावाद में विश्वास रखते थे। मशहूर चित्रकार और लेखिका रानी चंद्रा ने अपनी किताब आलापचारी रविंद्रनाथ में लिखा, मुझे 15 जनवरी 1938 को बहुत पीड़ा हुई जब मैंने देखा कि गुरुदेव अपने लंबे घुंघराले बालों को काट रहे हैं। जब मैंने सुंदर बालों को काटने का विरोध किया तो रविंद्र ने कहा, मैं अपने सिर का बोझ उतारने के लिए इन बालों को काट रहा हूँ। फिर देखो तो सही, मेरे सिर की बनावट भी खराब नहीं है क्या कि मुझे इसे ढकना पड़े? क्या कहती हो? अक्टूबर 1937 में जब टैगोर एक मेडिकल जांच के लिए कलकत्ता के बाहरी इलाके में प्रशांत महालनोबिस के घर पर रुके और वहां से शरद चंद्र बोस के घर पर आए तो गांधी उनसे मिलने कार से निकले। रास्ते में गांधी कार में ही बेहोश हो गए। इस बात की खबर जब टैगोर को मिली तो वो गांधी को देखने के लिए बेचैन हो गए। गांधी को शरद के मकान की सबसे ऊपरी मंजिल में रखा गया था। वहां तक ले जाने के लिए 49 वर्षीय जवाहरलाल नेहरू, 40 वर्ष के सुभाष बोस, 48 वर्ष के शरद और 45 वर्ष के महादेव देसाई ने टैगोर को एक कुर्सी पर बैठाया और उसे उठाकर गांधी से मिलाने ऊपर ले गए।
लंबी बीमारी के बाद 7 अगस्त 1941 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अंतिम सांस ली। रेहान फजल, BBC, दिल्ली। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। आप आज का दिन भर सुन रहे थे विवेचना से। हमने आज का ये अंत किया। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे सारी रेहान फजल। अंजुम शर्मा को इजाज़त दीजिए। कल जब आप हमसे मिलेंगे तो आप होंगे, हम होंगे और होगा इंडिया बोल, जहां आप रखेंगे अपनी राय हमारे साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।